Science Class 6. What type of charges occur when two objects are rubbing together? Rubbing causes the objects to be charged. This is due to the concentration of positive or negative charges at a place. These type of charges are called static charges. What are static current? The charges positive or negative occur due to rubbing of things. When these charges move from one body to the other, these are called static current. तो यहाँ पे जो है वो चार्जेस की इकसाम का जिक्र किया गया है कि जो चार्जेस हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। तो हम जानते हैं कि चार्ज या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो अगर हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ें तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? अगर हम दो चीज़ों को एक दूसरे से रगड़ें तो उन पर चार्ज क्यों आता है? उसकी वजह ये होती है कि या उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ चार्ज हो जाती है। तो इस किस्म के जो चार्जेस होते हैं वो स्टैटिक चार्जेस कहलाते हैं। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें किसी सोर्स से जब उसको करंट दिया जाता है या उसको पोटेंशियल दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन के बहाव की वजह से लगातार उसमें करंट चलना शुरू हो जाता है, बहाव चलना शुरू हो जाता है। तो वो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। लेकिन एक करंट वो होता है जिसमें पीछे कोई सोर्स नहीं होता, बल्कि चीज़ों के रगड़ने की वजह से या चीज़ों के टकराने की वजह से एक करंट पैदा होता है, उससे स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। और इस तरह का जो पॉजिटिव या नेगेटिव अगर जो चार्ज है वो एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ में सफ़र करता है तो उसे स्टैटिक करंट कहते हैं, और वो हालत जो है वो स्टैटिक करंट की हालत कहलाती है। तो इस तरह स्टैटिक करंट का मतलब होता है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस का एक जगह जमा हो जाना और फिर एक जिस्म से दूसरे जिस्म में उनका मुंतकिल होना। What is difference between series and parallel circuit? In series circuit, all the elements are connected to one path and have same level of current. In parallel circuit, all the elements are given separate path and way. What is compass or compass? Compass is a device with a needle that spins with magnet. It is used for navigation and its needle usually points north. It gives us at least one direction. तो सीरीज़ और पैरेलल जो सर्किट है उसमें क्या फ़र्क है? तो सीरीज़ सर्किट वो होता है जिसमें एक तार के तरफ से यानी एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तार को और नेगेटिव तार को एक के बाद दूसरे बल्ब के साथ जोड़ा जाता है और उन सब को एक साथ उनको जलाया जाता है। बल्ब है ये जो भी चीज़ है जिसमें वो इस्तेमाल किए जाते हैं और किसी एक चीज़ के दरमियान में ख़राब हो जाने से बाकी चीज़ें भी बंद हो जाती हैं। तो ये जो है वो सीरीज़ सर्किट होता है। जबकि पैरेलल सर्किट में हर एक जो एलिमेंट है उसको अलग रास्ते से करंट दिया जाता है और उनका एक दूसरे से इस तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि एक चीज़ के ख़राब हो जाने से दूसरी चीज़ भी ख़राब हो जाए। तो जो हमारे घरों की वायरिंग है वो पैरेलल सर्किट के एग्जांपल है, जबकि शादी ब्याह में जो लाइटिंग की जाती है वो वो सीरीज़ सर्किट की एग्जांपल है। कंपास क्या है? तो कंपास एक डिवाइस है जो इसमें एक सुई होती है जो हर वक्त घूमती रहती है। ये नेविगेशन के लिए यानी रास्ता देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ होती है। तो इस तरह से हमें कम से कम एक डायरेक्शन का या एक सिमत का पता चलता रहता है, जिसकी मदद से हम दीगर सिमत के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। What is difference between permanent and induced magnet? The material which have its own magnetic properties is called permanent magnet. The creation of permanent magnetic properties with help of electric current make the induced magnet. How does solar energy sustain life on Earth? The energy received from the sun is called solar energy. It is solar energy which is the base of life on Earth. Without solar energy, the life on Earth is not possible. तो जो परमानेंट जो मैग्नेट है वो इंड्यूस मैग्नेट में क्या फ़र्क होता है? तो ऐसा मैग्नेट जो जिसमें मकनातीसी खसूसियात उसके अंदर ख़ुद ही मौजूद हो तो वो परमानेंट मैग्नेट कहलाता है। तो ये परमानेंट मैग्नेट जो है ये ज़मीन के अंदर और इसमें मौजूद है और इसको बनाया जाता है मैग्नेटिक जो एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके। जबकि इंड्यूस मैग्नेट में इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए मैग्नेट तैयार किया जाता है। तो अगर हम मोटर जो घरों में होती है या जो हमारा जूसर है उसके अंदर लगी मोटर है उसमें दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होता है और दूसरा इंड्यूस मैग्नेट होता है। तो इंड्यूस मैग्नेट वो होता है जिसको बिजली या किसी दूसरे करंट की मदद से बनाया जाता है
उसके बाद सूरज की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, वो कैसे सहारा देती है या कैसे उससे कायम है ज़िंदगी ज़मीन पर। तो हम जानते हैं कि सूरज से जो हमें एनर्जी हासिल होती है, ये एनर्जी जो है ये बेस है, बुनियाद है हमारी ज़मीन के ऊपर। अगर सूरज ना हो और इसकी रोशनी ना हो और इसकी एनर्जी ना हो तो ज़मीन पर ज़िंदगी का इम्कान नहीं हो सकता और जो जानदार अशिया में ज़िंदा नहीं रह सकती है। तो इस तरह से ये सस्टेन करती है जो लाइफ ऑन अर्थ। हाउ आर द 4 planets that are closest to the sun different from next 4? The closest planets Mercury, Venus, Earth and Mars. The other 4 are gas planets and are very far from the sun. The closest planets have rocky surface and have their own satellites. How much larger than Earth is the sun? The sun is many times larger than the Earth. It is nearly 150 millions of kilometers distant from the sun. It is only the active planets have earthquake and volcanoes in it. तो जो प्लैनेट्स हैं, जो नज़दीक इन प्लैनेट्स हैं 4 और 4 दूर हैं, तो इनको वैसे 9 थे और 9 में से एक को ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। यानी वो जो वो अब उसकी शक्ल तब्दील हो गई है तो वो नज़र कम आता है या उस पर जो वो अपनी वो सलाहियत जो वो चमकने की वो खो बैठा है। तो बाकी जो 8 हैं उनमें से 4 मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये जो है नज़दीक 3 हैं और ये सॉलिड हैं। इसके जो बाकी 4 हैं वो गैस के प्लैनेट्स हैं और वो सूरज से थोड़ा दूर हैं। जो क्लोजेस्ट हैं वो उनकी अपनी रॉकी सरफेस यानी उन पर जो सख्त ज़मीन है, चट्टानों वाली उनकी जो बनावट है वो है और उनके अपने सेटेलाइट हैं यानी उनके अपने जो उनके सैयारे हैं जो उनके गिर्द गर्दिश करते हैं। अब सूरज जो है वो ज़मीन से कितना बड़ा है? तो सूरज ज़मीन से कई गुना बड़ा है और ये तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो ज़मीन और हमारे सूरज का फासला है। और हमारी ज़मीन एक वाहिद सैयारा है, एक्टिव प्लेनेट है जिसके ऊपर अर्थक्वेक्स हैं, वॉल्केनोज हैं, यानी यहाँ पे ज़लज़ले भी आते हैं और इसके अंदर लावे भी हैं जो फटते हैं। तो बाकी जो सैयारे हैं उनमें ऐसा ज़िंदगी के आसार मौजूद नहीं है, तो ये इसलिए ये एक्टिव प्लैनेट्स हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक अ नेपच्यून टू ऑर्बिट द सन? Neptune is the farthest planet from the sun. It is 4.47 billion miles away from the sun. It takes 6,01,190 days to complete its one circle around the sun. Compare and contrast the Neptune and Mercury. Mercury is the nearest to the sun while Neptune is the farthest. यहाँ पे Mercury 2 दफ़ा लिखा है, दूसरी जगह जो वो Neptune है। Neptune has rocky surface while Mercury has gas surface. Neptune takes 88 days while Mercury takes 6,01,190 days of the year. तो जो नेपच्यून जो यानी उसका सूरज की जो मदार है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो सबसे दूर जो सूरज से सैयारा है वो नेपच्यून है और ये तकरीबन जो वो 4.47 बिलियन माइल है, मिलियन नहीं बल्कि बिलियन माइल दूर है सूरज से। और ये 6,01,190 दिन लगते हैं इसको एक सर्कल, यानी इसका एक साल 6,01,190 जो ज़मीनी दिन है उसके बराबर होता है। अब नेपच्यून और मरकरी में क्या फ़र्क है? तो मरकरी जो वो सूरज के नज़दीक तरीन है जबकि जो नेपच्यून है वो इससे दूर है। तो जो नज़दीक तरीन है हम जानते हैं कि उनकी जो सतह है वो जो दूर रॉकी सरफेस है, जो नज़दीक तरीन है तो मरकरी की जो है वो रॉकी सरफेस है। यहाँ पे जो है वो आंसर में मरकरी दूसरी जगह नेपच्यून था और नेपच्यून की जगह मरकरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मरकरी हैज़ रॉकी सरफेस आएगा वाइल नेपच्यून हैज़ गैस सरफेस। तो जो दूर है वो गैसेस सरफेस वाले हैं और जो नज़दीक है वो रॉकी सरफेस वाले हैं। जबकि नेपच्यून का जो है वो एक दिन जो है वो 6,01,190 दिन का है, जबकि मरकरी का जो है वो 88 डेज़ है। तो ये पूरा क्वेश्चन ही जो है वो इसका ये उलट पुलट हो गए। तो यहाँ पे पहली दोबारा गौर से सुन लें कि पहली दफ़ा मरकरी है, दूसरी दफ़ा नेपच्यून है, उसके बाद आगे मरकरी है रॉकी सरफेस है, जबकि नेपच्यून है गैसेस सरफेस है। और नेपच्यून की जो दिन है वो पहले चूँकि ऊपर लिखे हुए हैं 6,01,190 हैं, जबकि मरकरी के 88 हैं। What would happen if planets and the satellite if force of gravity suddenly disappear? What would happen to planets and satellites if force of gravity suddenly disappear? If the gravity suddenly disappears, the planet may go away from the sun. It may also cause
the planets to collide with each other and broken into pieces. What would happen to the planets and the satellites if they suddenly stop moving? If the planets stop moving, they may fall down and break into pieces. The satellite, if stop moving, the communication system can come to an end. तो ये इसमें यानी अगर ग्रेविटी ख़त्म हो जाए, कशिश जो होती है, कशिश की शक्ल या कशिश जो है एक सैयारे की दूसरे सैयारे को वो उसको अपनी तरफ खींचे रखती है और वही उनको अपने मदार पर कायम रखती है। तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये सूरज से सैयारे बहुत दूर निकल जाएंगे और जाकर किसी दूसरे सैयारे से टकराएंगे, या फिर ये आपस में टकरा कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद अगर सैयारे जो हरकत करना बंद कर दें तो क्या होगा? तो जब सैयारे हरकत करना बंद करेंगे तो इनकी जो अपने मदार पर कायम रहने की वजह जो है वो इनकी हरकत ये है, अगर ये रुक जाएंगे तो ये गिर कर टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। और अगर सेटेलाइट जो मसनूई सैयारे जो हैं या दीगर सेटेलाइट वो मूवमेंट उनकी बंद हो जाए तो फिर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो यानी हमारा एक दूसरे से रब्ता कट जाएगा और हम जो एक दूसरे से रब्ता किए हुए हैं वो ख़त्म हो जाएगा। What is the difference between comets and asteroids? Comets are the bodies made up of dust, rocks and ice with narrow eclipse, while the group of planets separated by tiny chunks of metallic rocks are called asteroids to comets. What are the meteors and meteoroids? Meteorites. The heavenly bodies that are moving in space blindly are meteors. The rocky and iron bodies of different size which strike the earth and other planets are meteorites. तो कॉमेट्स और एस्टेरॉइड में क्या फ़र्क है? तो कॉमेट्स जो वो डस्ट और रॉक के बने हुए हैं और ये इनका जो वो ये यानी नज़दीक तरीन है, जबकि जो प्लैनेट्स हैं जिन जो छोटे छोटे दाती उनसे अनासर से अलग किए गए उन्हें एस्टेरॉइड कहते हैं। मैटर और मेट्रॉइड्स में क्या फ़र्क है? तो मैटर जो है वो ब्लाइंडली मूव कर रहे हैं, हमारे यानी अंधाधुंध जो वो चल रहे हैं, जहाँ जैसे कि हमको रात को आसमान पर जो वो उड़ते हुए कुछ तारे टाइप नज़र आते हैं, चमकते हुए अशिया, वो मैटर्स हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जो लोहे के और इस तरह के दूसरे अनासर से बने हुए हैं और वो कभी कभार ज़मीन से और दूसरे सैयारों से आकर टकराते हैं, तो उन्हें मेट्रॉइड्स कहते हैं। What are satellites and geostationary satellites? The bodies moving around the planets in their axis are satellites. The artificial satellites that move around the Earth with same speed of Earth and look stationary are called geostationary satellite. What is the difference between conductor and insulator? The material that allows the electric current flow to other material are conductor, while the material that do not allow the current to flow are called insulator. तो सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या फ़र्क है? तो सैटेलाइट जो है वो मसनूई सैयारे हैं, जो यानी वो ऐसे अजसाम जो सैयारों के गिर्द गर्दिश करते हैं अपने ख़ास रास्ते के ऊपर, वो सैटेलाइट कराते हैं। अगर वही सैटेलाइट जो है वो इंसानों ने बनाकर वहाँ खला में भेजे हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, तो वो मसनूई सैयारे कहलाते हैं। और वो ज़मीन के गिर्द जो कुछ सैयारे ऐसे हैं जो इंसानों ने बनाकर उन्हें कम्युनिकेशन के लिए या तहकीकात के लिए खला में भेजा हुआ है, तो वो जो सैयारे हैं उनकी रफ़्तार जो है वो ज़मीन की रफ़्तार के बराबर है, यानी जिस तरफ ज़मीन मूव करती है उसी तरफ वो भी साथ चल रहे हैं। तो वो ज़मीन से उन्हें देखें तो वो साकिन नज़र आते हैं, जबकि वो साकिन नहीं हरकत कर रहे हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क है? तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसी अशिया होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता और कुछ ऐसी अशिया होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है। बिजली का जो करंट है वो गुजर जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट या हरारत जो है वो गर्मी तो वो कुछ चीज़ों से गुजरती है, तो वो कंडक्टर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर लोहा जो है वो कंडक्टर है, और आप लोहे की देगची जो है उसको अगर चूल्हे पर डालें तो वो गर्म हो जाती है और हाथों को जला सकती है उसको उतारते हुए चलाते हुए, तो वो कंडक्टर है। जबकि उसी के साथ जो रबड़ है और इस तरह की दूसरी जो अशियाँ हैं वो इंसुलेटर हैं। और आपने देखा होगा रबड़ की जो देगची होती है उसके साथ अगर उसकी डंडी जो बनाई जाती है वो अगर रबड़ की बनाई जाए या दूसरे मटेरियल की जो गर्म नहीं होती तो वो फिर हाथों को नहीं जलाती है। तो ऐसी चीज़ें जो करंट और हरारत को पास होने में गुजरने देती हैं वो कंडक्टर कहलाती हैं, जो उसको रोक लेती हैं और नहीं गुजरने देती वो इंसुलेटर कहलाती हैं। What is electromagnetism? When a wire or a material become the magnetic in its nature is called electromagnetism of that material. It is used at large scale in machines and motors. What
is attracted and what is attracted and what is repel. When a material pushes the other material towards itself, it is called attraction. When the material pulls away the other material from itself, this property is called repulsion. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? जब कोई तार या कोई मटेरियल जो है, जब उसमें से बिजली का करंट गुजरता है, यहाँ पे व्हेन ए वायर एंड मटेरियल बिकम मैग्नेटिक व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, यहाँ पे ये ऐड करना है व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, तो इसकी नेचर जो चेंज हो जाती है, वो मैग्नेटिक मकनातीसी बन जाता है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। और ये जो है वो मशीनों में और मोटर्स में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अट्रैक्शन क्या है और रिपल्जन क्या है? नहीं, जब आपने देखा होगा मैग्नेट को ना, मैग्नेट के एक पोल या कुछ सिरे जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं, जबकि उसके मुखालफ सिरे अगर एक दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश करें तो एक दूसरे को दूर कर देते हैं। तो किसी भी मटेरियल की ये खूबी कि वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ कशिश करे और खींच दे, ये अट्रैक्शन कराती है। और जब वही चीज़ उस मटेरियल को धकेल कर दूसरी तरफ धकेल दे तो वो रिपल्जन कराती है। What is semiconductor? The material that sometimes allow the current flow in them, sometimes they do not. A semiconductor, the material that let the little current flow and stop more of it, or semiconductor. What is emitter? Emitter is a tool which is made up of conductor and resistance used to measure the flow of current in the material is known as emitter. तो सेमीकंडक्टर वो होते हैं जो ना कंडक्टर होते हैं और ना जो वो इंसुलेटर होते हैं, उनकी दरमियानी शक्ल जो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो है वो उनमें से कुछ बिजली गुजर सकती है और कुछ उनको रोक लेती हैं। तो इसी तरह एमीटर क्या होता है? एमीटर एक आला है जो आपने देखा होगा जिसके जरिए बिजली के करंट को मापा जाता है। उसमें कंडक्टर भी लगे होते हैं और रेजिस्टेंस भी लगी होती हैं। तो ख़ास रेजिस्टेंस है वो ख़ास हद तक करंट को गुजरने देती है, जिससे हम करंट के बहाव को नाप सकते हैं। उसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाले आधे को एमीटर कहते हैं। What is resistance? The property of material to stop the electric flow of current is known as resistance. So resistance, it is quality of element used in iron or bulb which creates heat and light energy. What is effect of heating on magnet? It is if a magnet is heated, it weakens the property of magnetism in that material. It can cause the complete loss of such property. तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी चीज़ की ये खूबी कि वो करंट को जो है वो रोके, कुछ उसका हिस्सा रोक ले, वो उसका रेजिस्टेंस कहलाती है। और ये रेजिस्टेंस जो है वो अंततः ज़रूरी है। बिजली के बल्ब में जो एलिमेंट लगा होता है उसमें ये रेजिस्टेंस होती है जो उसको चमकती है, जो उसको चमकने पे मजबूर करती है और उसको गर्म होने पे मजबूर करती है। ये हीटर का जो लगा हुआ एलिमेंट होता है उसमें रेजिस्टेंस जो है वो उसको गर्म होने पे मजबूर करती है और हम उससे हरारत हासिल करते हैं। तो अगर किसी मैग्नेट को गर्म किया जाए तो उसका क्या असर होगा? अगर किसी मैग्नेट को गर्म किया जाए तो उसकी जो मैग्नेटिज्म है, ये जो मकनातीसी खासियत है वो कमज़ोर होती जाती है, हत्ता कि ज़्यादा देर तक ऐसा करने से उसकी जो मैग्नेटिक खसूसियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। What is solenoids? A closely wound wire behave like a magnet and attract the same types of material as magnet does is called solenoids. What are the astronomicals are the satellites used to observe the planets, galaxies and other space objects. These are also used to watch weather and other information in space and on Earth. तो सोलेनॉइड क्या है? तो वो जो तारे जिनको गोल लपेटा जाता है, जिसे वाइंडिंग कहते हैं। आपने मोटर खोला तो उसमें तारे लपेटी होती हैं, तो उससे वो मैग्नेटिक खसूसियात पैदा होती हैं और वो मैग्नेट की तरह वो चीज़ें काम करना शुरू कर देती हैं जिसके ऊपर वो लिपटी हुई होती हैं। एस्ट्रोनॉमिकल जो है ये सैयारे हैं जिनको भेजा जाता है सैयारों को देखने के लिए, गैलेक्सीज़ को देखने के लिए, खला में देखने के लिए, और उनके ज़रिए हम मौसम और दीगर जो मालूमात हैं वो हासिल करते हैं, ज़मीन के ऊपर भी और खला में भी। तो कंप्यूटर क्लास 6 डिफाइन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इज़ अ वर्ड यूज टू बी है और ए अलग है। बी ए सिटीजन ऑफ सम कंट्री व्हेन यू टेक रेजिडेंस इन द कंट्री एंड ओबे द रूल्स and regulation, abide by the law, it is called citizenship. What is digital citizenship? Digital citizenship is a broad term. It is not bound to country. All the users of digital technology are member of the society. These all people are called digital citizenship. तो citizenship क्या है? citizenship को शरीयत कहते हैं। तो अगर हम किसी मुल्क के शहरी हैं तो वो जो मुल्क है हम उसकी शहरियत, यानी जिस मुल्क में हम रहते हैं वो उस मुल्क के हम शहरी हैं
और जब हम किसी मुल्क में रहते हैं वहाँ के कवानीन की देखभाल, वहाँ के कवानीन को मानते हैं और उस वहाँ के जो कवानीन हैं उन पर अमल करते हैं तो हम उस मुल्क के शहरी कहलाते हैं। अब जो डिजिटल सिटीज़नशिप है, तो ये एक सिटीज़नशिप तो किसी मुल्क की है, लेकिन डिजिटल सिटीज़नशिप जो है इन्हें ऐसे तमाम लोग जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए वो ख़ास कम्युनिटी से जुड़े होते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर हैं, तो वो जो डिजिटल सिटीज़नशिप कहलाती है। और ऐसे तमाम लोग जो उसके साथ जुड़े होते हैं वो डिजिटल सिटीज़न कहलाते हैं। Right, the responsibilities of citizen. The responsibilities of digital citizen are to follow the rules and regulations, obey the rules of citizenship necessary at digital platform. Write the basic element of digital citizenship. Number one, have access to phone, computer, and internet. Number two, understand how technology shapes our society. Number three, makes online communication. And number four, being confident and capable of using ICT. तो जो सिटीज़न है, सिटीज़न जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ख़ासतौर पर डिजिटल सिटीज़न की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्या है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करे। यानी जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए उनको फॉलो करें, और उसको जो ज़रूरी है यानी उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या अखलाकियात हैं उनको फॉलो करें। तो बेसिक एलिमेंट्स जो है वो कौन से हैं, अगर डिजिटल सिटीज़नशिप के लिए ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं, तब आप डिजिटल सिटीज़न कहलाते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपके पास फ़ोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए। दूसरा, आपको ये समझ होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी क्या है और ये हमारी सोसाइटी में कैसे काम करती है। फिर तीसरे नंबर पर यानी हमें ऑनलाइन जो है वो इंटरनेट के ज़रिए हमारी एक दूसरे से रब्ता होना चाहिए और कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंट एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ICT, तो जो कंप्यूटर की अशिया हैं, जो इंटरनेट है, उसकी इन चीज़ों के इस्तेमाल का हमें इल्म होनी चाहिए, तो तब जाकर हम डिजिटल जो वो यानी ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये जब आपको पता हो तो आप डिजिटल सिटीज़न कहलाते हैं। इन्यूमरेट 5 रूल्स ऑफ कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब की जो वो 5 रूल बताएं। आई स्टैंड इशू kept in mind, back and neck posture must be safe, the light should be normal, the data safety should be kept in mind, the sitting posture must be convenient. How does copyright protect original material of an owner? The internet consists of intellectual property on it. Copyright is a type of intellectual property rights that protects original work of an owner. तो इनेमिरेट यानी कंप्यूटर लैब की कुछ रूल्स हैं, तो आप उनकी गिनती करें, बताएं कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये कि आँखों की जो इश्यूज़ हैं, यानी आपको रोशनी ज़्यादा हो, आँखों में चुभने वाली ना हो। दूसरा, जो आपकी गर्दन है, यानी ये नहीं है कि कंप्यूटर जो वो बहुत ऊंचे करके लगे हुए हो तो आप गर्दन उठा के देखना पड़े, या बहुत नीचे लगे हुए या एक साइड पर जो है वो इस तरह बैठा जाए कि साइड पर देखना पड़े। तो ये बैक एंड नेक पोस्चर जो है वो ज़रूरी है। उसके बाद एंड लाइट शुड बी नॉर्मल, तो इसकी लाइट जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत अंधेरा हो ना बहुत ज़्यादा रोशनी हो। उसके बाद जो है वो सिटिंग पोस्चर यानी बैठने के लिए आरामदेह होना चाहिए। कंप्यूटर लैब में जो बैठने की चेयर्स हैं वो आरामदेह होनी चाहिए। उसके बाद कॉपीराइट जो है वो कैसे मटेरियल प्रोटेक्ट करता है ऑनर को, तो इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ जो इंटरनेट है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो वहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ी हुई होती है और वो कुछ लोगों की मलकियत होती है। उसको सेव करने के लिए जो रूल बनाए जाते हैं वो कॉपीराइट कहलाते हैं। और कॉपीराइट का फ़ायदा ये है कि जो ओरिजिनल वर्क है, जो उसका ऑनर है या किसी बंदे का कोई काम है, तो उसको फिर दूसरा मिसयूज़ नहीं कर सकता या अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ऐसे तमाम जो रूल बनाए जाते हैं उन्हें कॉपीराइट कहते हैं। और ये उनका फ़ायदा ये है कि इससे ऑनर का जो वर्क है वो सेव रहता है। हाउ कैन वी से द प्लेगरिज्म इज़ an offense? Justify your answer. The illegal use of honor intellectual property with your own name is a kind of theft or theft of material. It is legal offense as there are piracy protection rule present for us for use of that material. What is piracy? The act of reproducing in the copyrighted material such as books, computer programs and software and films illegally is called piracy. तो प्लेगरिज्म क्या है? प्लेगरिज्म असल में जो किसी की लिखी हुई या किसी की बनाई हुई चीज़ को अपने नाम के साथ इस्तेमाल करना, और वो जो असल ऑनर है उसके नाम को, उसकी मटेरियल को चुरा कर इस्तेमाल करना या बिल्कुल हूबहू उसी चीज़ को कॉपी करना प्लेगरिज्म कहलाता है, जो कि कानूनी तौर पर एक जुर्म है। और इसके लिए फिर पायरेसी प्रोटेक्शन जो है वो
यानी रूल्स हैं मौजूद हैं जो इस मटेरियल को सेफ रखते हैं। तो पायरेसी है क्या? पायरेसी जो है वो यानी किसी की कॉपीराइट जो है वो किसी का काम किया होता है उसके राइट्स होते हैं कुछ, उसके ऊपर उसे कॉपीराइट कहते हैं। तो कॉपीराइट की जो किताबें हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम है या फिल्म है, उनको जो वो इलीगली दोबारा उनको प्रोड्यूस करके मार्केट में देना या किसी दूसरे तक पहुंचाना पायरेसी कहलाता है। What are the ethical issues while surfing online? The most commonly reported issues are: number one, participants' privacy, confidentiality and anonymity. तो ये जो है वो एथिकल इश्यूज़ हैं कि हमें जो दीगर लोग हैं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, उनकी जो चीज़ें उनकी महफूज हैं, और जो हमें उन चीज़ों को जो किसी की दी हुई चीज़ है या उसकी जो कॉन्फिडेंट मटेरियल है उसको कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए, हमें उसको जो है वो हैक नहीं करना चाहिए। राइट द रूल्स आर बीइंग सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन। दिस सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल सर्फिंग ऑनलाइन rules are: number one, behaving lawfully; number two, protecting your privacy and that of other; recognizing your rights and responsibilities using digital media। तो ये कुछ रूल्स हैं जो सेफ़ हैं। अगर आप ऑनलाइन आप सर्फिंग करते हैं तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए, और इनमें सबसे पहला जो है वो ये है कि आपने ऑनलाइन सर्फिंग जो है वो करते हुए रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फिर आपने जो है वो अलीगल यानी कानून को जो कवानीन बने हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए, दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए, और अपने राइट्स और अपने हुकूक और फ़राइज़ हैं वो डिजिटल मीडिया के ऊपर जो आपके ज़िम्मे हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। व्हाट इज़ entrepreneur? Entrepreneur is a word used for an individual who initiates the new business on his own risk. He bears most of the risk and enjoys most of the reward. Explain the difference between small business and large business entrepreneurship. Small business entrepreneurship is used for people who business for their family for modest life, while large business entrepreneurship is a company that supports finite amount of the life cycle। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है? तो ये जो लफ्ज़ है ये ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जो बिज़नेस शुरू करते हैं, अपने रिस्क के ऊपर सरमाया लगाते हैं और फिर उससे फ़ायदा उठाते हैं। जबकि स्मॉल बिज़नेस और लार्ज बिज़नेस इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्या है? तो ये जो इंटरप्रेन्योरशिप है स्मॉल बिज़नेस और जो स्मॉल बिज़नेस इंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें जो वो एक ख़ानदान या दो ख़ानदानों की परवरिश की जाती है, इतना पैसा कमाया जाता है, इतना पैसा खर्च किया जाता है। जबकि जो इंटरप्रेन्योरशिप लार्ज बिज़नेस है तो उसमें जो एक मखसूस हद तक यानी ज़्यादा अमाउंट जो लोगों की है उसको फ़ायदा पहुँचता है, तो इसलिए उसको जो वो लार्ज बिज़नेस इंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। How entrepreneurship helps developing an economy? Entrepreneurship is the way to take part in business. The business is the backbone of economy. Small or large-scale entrepreneurship makes the base of economy. Briefly explain the process of entrepreneurship. Entrepreneurship is started by investing capital in material, and the whole process, the investment, brings profit that is used for welfare of the individual and the families। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इन इकोनॉमी को कैसे, तो हम जानते हैं कि बिज़नेस कोई भी हो उसमें सरमाया लगता है, उसमें लोग हिस्सा लेते हैं। ये हमारी जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी है। ये स्मॉल बिज़नेस में हो या ज़्यादा में हो, लार्ज स्केल पर हो, दोनों सूरतों में जो है ये हमारी इकोनॉमी की बेस है, हमारी माशियात की बेस है। दूसरा जो है इंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस क्या है? तो उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी बिज़नेस की में इन्वेस्टमेंट पैसे लगाए जाते हैं या मटेरियल लगाया जाता है, और फिर इस सारे प्रोसेस में जो इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होता है जिससे इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर लोगों को उससे फ़ायदा होता है। तो ये जो वो प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस का है। Give an example of entrepreneurship other than discussed in the chapter. The two examples of entrepreneurship are online business, freelancing, and YouTube facility that are used and are not discussed in this chapter. Why the entrepreneurship also explained as a risk taker. The entrepreneur is a person who invests money or other capital with known that if it would give him profit or not. That's why he is explained as a risk taker in business। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो या बिज़नेस की जो कुछ ऐसी इस चैप्टर में जो जिक्र नहीं किया गया वो है ऑनलाइन बिज़नेस है, फ्रीलांसिंग है, और यूट्यूब के ऊपर जो लोग बिज़नेस करते हैं उसके बारे में
जो इस चैप्टर में जिक्र नहीं किया गया, तो ये भी एक तरीका है बिज़नेस का। और फिर क्या रिस्क टेकर इंटरप्रेट, जो बिजनेसमैन है वो रिस्क टेकर कैसे होता है, तो रिस्क टेकर इस तरह से होता है कि वो अपना सरमाया खर्च करता है, उसे कोई पता नहीं होता कि उसको उसका नफ़ा होगा या इसका नुकसान होगा। वो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर फिर वो जो उसे वो बिज़नेस करता है, लिहाजा उसको रिस्क टेकर कहते हैं कि वो रिस्क लेता है और काम को शुरू करता है। Why digital entrepreneurship preferred over the traditional entrepreneurship? Nowadays, the digital entrepreneurship is easy and one can do it while sitting far from his business place. It is done digitally and not physically. That's why it is preferred. State the difference between e-commerce and the traditional system. E-commerce is a way how to do business electronically. It do not need to take a place and keep material there. While traditional system needs place, people and material physically. तो जो डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप है उसको आजकल जो बिज़नेस है, यानी जो ऑनलाइन बिज़नेस है, उसको क्यों आजकल तरजीह दी जाती है, तो उसकी वजह यह है कि ऑनलाइन काम जो है वो कहीं भी आप बैठ के बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक। जबकि अगर ये बिज़नेस फ़िज़िकली किया जाए तो उसके लिए सरमाए और फिर जगह पे और पाबंद होने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह ये जो सहूलत है कि आप कहीं भी बैठ के बिज़नेस कर सकते हैं, तो ये इसलिए प्रेफर किया जाता है। ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो ई कॉमर्स जो है वो यानी इंटरनेट के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आप जो बिज़नेस करते हैं वो ई कॉमर्स कराती है। इसके लिए जगह और किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती कि एक जगह आपने रखना है, जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम में आपको बिज़नेस के लिए फ़िज़िकली जो है वो मौजूद होना ज़रूरी होता है, मटेरियल भी चाहिए होता है। यानी आप दुकान चाहिए होती है, आपको उस पर बैठना पड़ता है, वहाँ पे सामान रखना पड़ता है, फिर बैठ के जो है वो उसको बेचना और नफ़ा उठाना पड़ता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ई कॉमर्स में बिज़नेस सरमाया कोई और लगा रहा होता है, चीज़ कहीं और पड़ी होती है, उसका काम सिर्फ जो है वो एक चीज़ को उठाकर दूसरे को पेश कर देना और उसको उसके बारे में मालूमात देना है, जिसके बाद ख़रीदार और ग्राहक जो है वो आपस में चीज़ें ख़रीदते और बेचते रहते हैं। तो उसके लिए फिर सरमाए की तो ज़रूरत होती है, लेकिन प्लेस फ़िज़िकली जो उसको बैठने के लिए ज़रूरत नहीं होती। What issues can be faced by using excessive of ICT devices? The excessive use of ICT devices can cause eye strain, the physical strain, and the extra use of energy source and money. It can cause mental strain, which is severe than physical strain. तो ICT अगर कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? तो बहुत ज़्यादा जो ICT यानी कंप्यूटर के इस्तेमाल से हमें हमारी आँखें ख़राब हो सकती हैं, हमें जिस्मानी तौर पर जो है वो हमें यानी फ़िज़िकली स्ट्रेन होता है, और उसके अलावा इसके लिए बिजली और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो है वो मेंटल स्ट्रेन भी उसके वजह बन सकती है। तो ये जो है फ़िज़िकल स्ट्रेन से मेंटल स्ट्रेन जो है वो यानी जो थकावट है, ये जो काम है वो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो अगर ICT डिवाइसेस को, कंप्यूटर को और इंटरनेट को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। इंग्लिश क्लास 6। Who sees these words to whom? These words were said by a lion and the snake to the good man who took them out of well and saved their life. Who are the two men? The two men were goldsmith and the barber of the town. Good man also saved their life. Did the good man follow the advice? No, the good man did not follow the advice and helped them too. तो इस सबक में जो है वो यानी एक नेक आदमी है, तो वो कुछ जो वो लोगों की मदद करता है। तो ये जो अल्फाज हैं किसने किससे कहे हैं? तो ये जो अल्फाज हैं वो शेर ने कहे हैं, और जो सांप है उन्होंने कहे हैं कि ये जो बार्बर और गोल्डस्मिथ हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनकी मदद नहीं करनी है, ये नुकसान पहुँचाएंगे, ठीक। तो उसने फिर तो वर्ड हुआ द टू मैन, तो उसमें दो आदमी कौन से हैं? उसमें दो आदमी जो थे उस कहानी में या जो स्टोरी है वो उसमें गोल्डस्मिथ और सुनार और उजाम है जो उस गाँव में रहते हैं। गुड मैन आल्सो सेड दैट, तो बूढ़े आदमी ने उनकी भी जान बचाई। तो क्या बूढ़े आदमी ने एडवाइस को फॉलो किया? तो सांप और जो लाइन थे उन्होंने बूढ़े आदमी से कहा था कि इनको नहीं बचाना है, इन लोगों को, ये अच्छे लोग नहीं हैं, तो ये जो है ये बुराई करते हैं, ये लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं अच्छाई के बदले में। लेकिन बूढ़े आदमी चूँकि उसने कहा कि ये भी मेरी तरह के इंसान है, तो उसने उनकी मदद की थी। डू यू थिंक इट वॉज गुड एडवाइस? Yes, it was good advice, but the goodness is that you do good and to the bad too, as the good man did. The good man willingly helped the two men get out of the well because he thought they were good human beings. ये true है. When the men saw the diamond ring, they reported the king because they hoped they to get some reward from the king.
तो ये जो है एक यानी जो एडवाइस थी सांप और उसकी, तो क्या वो अच्छी थी? यकीनन वो अच्छी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बुराई करते हैं, लेकिन वो अच्छाई ये नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे लोगों से अच्छाई करें, बुरे लोगों से अच्छाई करना जो है वो असल में नेकी है। तो बूढ़े आदमी ने इसी बात को फॉलो किया था। उसके बाद जो है वो क्या, उसने विलिंगली मदद की थी? तो जी हाँ, उसने विलिंगली मदद की थी। जब उसने देखा कि हमारे मेरी तरह के इंसान है और मुश्किल में है, तो ये जो उसने, तो ये ह्यूमन बींग्स की स्पेलिंग HUMAN BEINGS है, BEINGS नहीं है। उसके बाद उसने ना जब ये मदद की तो शेर ने उसको एक डायमंड रिंग दी थी कहानी के मुताबिक। तो क्या उस वो लेके जब शेर उन लोगों को बचा के वापस विज़िट करने उनसे मिलने जाता है सुनार और बार्बर से, तो उन्होंने वो जब गोल्डन रिंग देखी तो उन्होंने बादशाह को बता दिया कि एक बंदे के पास गोल्डन रिंग है। तो वो यानी उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उसकी वजह ये थी कि वो ये समझते थे कि बादशाह उनको अच्छा रिवार्ड देगा या उन्हें बदले में कुछ मिलेगा। हाउ डिड द स्नेक एंड द लाइन कीप देयर प्रोमिसेस? की नहीं है, कीप है। तो द लाइन एंड द स्नेक बोथ केम टू हेल्प द ओल्ड मैन instantly. Help of the both the lion and snake was great. Irony is the term used to describe the situation where events turn out to be a very different. What is irony in this story? The irony in this in that the situation was absolutely different, as the human beings expected to help him but did not do so, but the animals did it very well, which they are not supposed to do. तो यहाँ पे जो वो यानी एक ख़ास किस्म की मज़ा है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि स्नेक और लाइन ने जो कि अपने वादे पूरे किए थे। तो जी हाँ, स्नेक और लाइन ने उसे वादा किया था कि अगर तुम हमारी जान बचाएगा उस नेक आदमी से तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो जैसे ही उसे ज़रूरत पड़ी तो स्नेक और लाइन फौरी तौर पर उसकी मदद के लिए पहुँच आए थे। जबकि जो इसमें आयरन यानी इसमें अजीबोगरीब जो एक सूरत हाल बनी है कि जो इंसान थे उन्होंने उसकी मदद नहीं की है, उसकी बादशाह को रिपोर्ट किया और वो उन्होंने उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश की, जबकि जो जानवर हैं उन्होंने उस नेक आदमी की मदद की। तो ये जो सिचुएशन है ये ख़ास किस्म की तंज़ और मज़ाक और एक ख़ास किस्म की तंज़िया जो वो इसमें सबक है। फोक टेल्स ऑफन कन्वे a moral or a message. What Dev नहीं है, have you learned from this story? It is moral lesson that we should help the people who are good in nature. Helping the bad people is to encourage the badness. Pick out the instance from the play to show that Velidad did not care about wealth. The Velidad spent all the money and bought a bracelet and then presented it to the queen. This shows that he had no care about money. तो जो फोक टेल्स होती हैं, ये जो कहानियाँ होती हैं, जो रवायात हैं, ये हमें कैसे अखलाकी सबक देती हैं। तो यकीनन इसमें हमें अखलाकी सबक मिलता है कि जब उस बूढ़े आदमी ने, अच्छे नेक आदमी ने उन दोनों की मदद की तो उन्होंने उसके जवाब में उसकी जो वो उसको मुश्किल में फंसा दिया। तो हमें चाहिए कि हम नेक लोगों की मदद करें, और अगर हमें बुराई नज़र आती है तो बुरे लोगों की मदद करना, बुराई को हौसला अफजाई करनी है। तो वलीदा जो है वो उसके बाद जो दौलत थी उसने सारी खर्च करके एक ब्रेसलेट खरीद के बाद मलका को पेश कर दिया था। उसने सोचा कि ये पैसे मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं किसी, और ये उसने जो मलका को पेश किया उसने पहले पूछा कि आप क्या समझते हैं कि सबसे अच्छी जो औरत है वो कौन सी है, नेक औरत कौन सी है? तो उसने उसको नेक औरत समझकर जो तोहफ़ा दिया था और नेक मर्द समझकर बादशाह को तोहफ़ा दिया था। तो ये वलीदात की नेकी की तरफ जो है वो अच्छाई की तरफ एक ख़ास तवज्जो है, जिसकी वजह से उसने अपने सारी दौलत जो है वो खर्च करके नेकों में तकसीम कर दी थी। इससे लगता है कि उसे दौलत से कोई प्यार नहीं था। It was ways where the action of the king and Naqabad and queen of Kharistan similar. क्या नाकाबाद और जो खारिस्तान जो है वो इसकी मलका उसके दोनों के जो एक्शन है वो जैसे हैं। बोथ ऑफ देम ट्राई टू पे बैक द गिफ्ट ऑफ द वेलीदात सिमिलरली, सो देयर एक्शंस वर सिमिलर। उन्होंने जब वेलीदात की गिफ्ट मिले तो उन्होंने उसको बदले में उससे बेहतर तोहफे दिए। तो इससे इस तरह से उन दोनों के जो अमाल हैं वो एक जैसे हैं। The two Paris used magic and turned Validat into a king because they do not want this good-hearted man to disagree in front of king and queen. Which of the following words can be used to describe Validat? तो जो वलीदात है, जो पेरिस के जो किंग मैजिशियन थे, उन्होंने वलीदात को क्यों बादशाह बना दिया? तो उन्होंने बादशाह इसलिए बना दिया ताकि वो डिसएग्री ना करे, क्योंकि वो अच्छा इंसान था और मलका और बादशाह उसको सज़ा दे सकते थे, तो बचाने के लिए उन्होंने उसको किंग बना दिया।
और उस वलीदात की जो अच्छाइयाँ हैं उसको हम कैसे बयान कर सकते हैं? तो इसकी जो अल्फाज हैं वो एक सिंपल था वलीदात, दूसरा जेनरस था, ख़ियास था, इनकंटेंटेड और अपने ज़िंदगी से मुतमईन था। डू यू थिंक देयर आर people like Validat in the world? Yes, there are so many people. These kind of people do not care wealth but believe in simplicity and courtesy. What do you think Validat was foolish to say no to wealth? No, he was intelligent enough. He know that wealth could not satisfy all the wishes of life. What is the occasion that it being celebrated in the poem? It is the occasion of wedding of the king that was being celebrated in the poem. if दरमियान में फालतू है तो इसको काट देना है। तो क्या वलीदात जैसे लोग जो आज भी ज़माने में मौजूद हैं, तो यकीनन वलीदात जैसे लोग आज भी ज़माने में मौजूद हैं जिनको दौलत से कम सादगी और जो दूसरों की खिदमत है उस पर जो वो यकीन रखते हैं कि अच्छाई है। तो वलीदा जो है वो उसने दौलत से इनकार किया, तो क्या वो बेवकूफ़ था? तो यकीन वो बेवकूफ़ नहीं था। वो जानता था कि सिर्फ दौलत ही वो चीज़ नहीं है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी में मुतमईन रह सकता है, बल्कि अच्छाई और नेकी ये दो ऐसी खूबियाँ हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो नज़म में कौन से जो मौका है उसकी सेलिब्रेशन की जा रही है? तो ये बादशाह की जो वेडिंग है, शादी है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है एक कमरे में। Who was invited to the feast? All the animals and other creatures were invited to the feast. All the Zeus creates fed. Who were the creatures? All the creatures of the forest were there, and they speak to पता नहीं क्या इसी तो feast of the king. Only animals were invited to the feast. Yes or no? No. तो किन लोगों को बुलाया गया था खाने के लिए? तो खाने के लिए बुलाया गया था वो तमाम जानवर जो थे, दीगर मखलूक़ात थी, उनको बुलाया गया था। तो जो जेरस क्रिएचर हैं वो उन्होंने यहाँ पे कुछ सवाल है तो इसका तो चूँकि कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ हुई है कि इसकी कोई समझ कोई नहीं आ रही है, तो इसके लिए बुक कंसल्ट कर लेनी है। ओनली एनिमल्स वर इन्वाइटेड फीस्ट, यस और नो? तो सिर्फ जानवरों को जो है वो बुलाया गया था उस खाने के लिए, और बादशाह जो है जंगल के बादशाह की शादी थी उसमें बुलाया गया था उनको। Why weren't you there, my friend, the day that I was wed? Who said that words to whom? The king said words to the tortoise, who was now his close friend. What was the answer given by the friend? The tortoise replied that I am very simple and cannot come to the feast like wedding. Why do you think the tortoise realized her had raised R-A-I-S-E-D है, तो स्पेलिंग ठीक कर लेने R-A-I-S-E-D and slowly the tortoise raised her and told to the king. तो बादशाह यानी तुम जिस दिन मेरी शादी थी तो तुम क्यों नहीं आए हो, तुम कहाँ थे? ये कौन किससे पूछता है? जो किंग जो वो जो जंगल का बादशाह वो पूछता है अपने से कछुए से कि तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो तो तुम क्यों नहीं शादी में आए थे? तो उसके जवाब में वो कहता है कि मैं सिंपल हूँ और मैं इस तरह के जो खाने हैं शादी वगैरह के उनमें नहीं आ सकता हूँ, और मैं जो है वो सादगी पसंद हूँ। तो इंसान को भी जानवरों से सबक सीखना चाहिए और सादगी पसंद होना चाहिए। बेमकसद की नमूद नुमाइश जो है वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होती। तो बादशाह जो है वो वाई डू यू थिंक टॉर्टोइज रेज्ड, तो टॉर्टोइज जो है वो उसने जो कछुआ है उसने अपना सिर आहिस्तगी से क्यों उठाया? तो चूँकि वो बादशाह से बात कर रहा था इसलिए उसने अदब एहतराम में आराम से, अगरचे उसका दोस्त था तो उसने आहिस्तगी से सिर ऊपर उठाया। What punishment Zeus gave to the tortoise? The punishment was imposed by the king to tortoise to go home on the. Do you think Zeus was right in punishing that tortoise? Yes, friends, but missed the wedding of friend. Think of 5 words describe Zeus: strong, healthy, smiley, energy, and punishing. What common interest did Cyril and Dr. Rice share? The common interest of Cyril and Dr. Rice was to peep into the nest of the birds and study about the birds. तो ये उसने पनिशमेंट क्या दी? तो उसने पनिशमेंट दी कि वो घर चला जाए। उसके बाद जो है वो क्या उसको हासिल था कि उसने पनिश किया है, तो यकीनन उसने अपने दोस्त की शादी मिस की थी, तो उसने नाराज़गी में उसको कहा था कि अपने घर चले जाओ। तो 5 जो है वो इनके जो अल्फाज हैं जो जेस को जो है वो बयान करते हैं, तो उनमें स्ट्रॉन्ग भी था, हेल्थी भी था, स्माइली भी था, एंग्री एंड पनिशिंग भी था। अब डॉक्टर साइरल और डॉक्टर राइस जो उनके यानी कॉमन इंटरेस्ट क्या थे?
तो उनके कॉमन इंटरेस्ट ये थे कि वो परिंदों के घोंसलों में जाकर परिंदों के बारे में स्टडी करते थे। ये दोनों में ये मुश्तरक खसूसियत थी। When Cyrus said, I have seen them, why did Dr. Rice not believe Shiny है why है? Because he has learned the black ribbon has disappeared from earth का एम नहीं है फ्रो है from earth and became rare, so they did not believe them. Why Dr. Rice anxious to save the ribbon, how is Eden, how is he plan to double the number of eggs? Yes, Dr. Rice was anxious. He transferred the eggs to the nest of other birds so that black ribbon, black का के नहीं है, black ribbons may lay more eggs. Dr. Rice instructed Cyril not to use this bare hand to transfer the eggs because the bacteria can transfer to the eggs from the hands. तो डॉक्टर साइरल जो है वो यानी क्यों चाहता था कि वो जब उससे डॉक्टर साइरल को बताया गया कि ये उसने 2 ब्लैक रिबन देखे हैं परिंदे, तो उसे यकीन क्यों नहीं आया? तो उसने सुना था कि ये जो है वो ज़मीन से नापैद हो चुके हैं, इसलिए उसे यकीन नहीं आया। तो वो क्यों परेशान था ब्लैक रिबन को बचाने के लिए और उसके अंडे डबल करने के लिए? तो वो चाहता था कि इनकी नस्ल बढ़े, इसलिए उसने अंडे जो है वो उठाकर दूसरे परिंदों के घोंसले में रख दिए ताकि वो मज़ीद अंडे दें। और फिर डॉक्टर ने उसे क्यों कहा कि वो खाली हाथ से अंडे ना उठाए? तो उसे ये डर था कि जब खाली हाथ से आप हाथ लगाते हैं तो उससे बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया से अंडों को बचाने के लिए उसने हिदायत दी कि वो खाली हाथ से यानी कुछ ग्लव्स पहने बगैर उनको हाथ ना लगाए। Where the eggs transferred to the 2 trees were marked by the eggs were transferred to the nest of warblers so that they may eat the eggs. What souvenir did Cyril want to keep? What do you think he was going to do with it? Because he loved birds and the nest they had made. Why did Cyrus' photograph appears in the newspaper? Because he had done a great work to save the black ribbons of the earth. तो क्या अंडे जो ट्रांसफ़र किए गए थे तो उनको मार क्यों किया गया था? तो जो अंडे थे वो एक घोंसले से उठाकर बल्बर जो दूसरा परिंदा है उसके वो घोंसले में रखे गए थे, तो फिर ताकि वो उनके ऊपर बैठे उनसे बच्चे निकाले, तो इसलिए उनको मार किया गया था। तो चूँकि उसको परिंदों से जो वो और वो अच्छे लगते थे, इसलिए वो ये सारे जो अमल जो कर रहा था। और उसकी जो फ़ोटोग्राफ है वो अखबार में क्यों छाया हुई थे? ब्लैक रिबन चूँकि नापैद हो चुके थे, इसने ब्लैक रिबन को ज़मीन पर बचाया था, उनकी हिफाजत की थी, इसलिए उनको उसके जो है वो अखबार में छाया हुआ उसके इस अच्छे काम की वजह से। Cyrus suddenly took the interest in geography because he started studying geography because he wanted to be expert of the birds, say whether statements are true or false. They are fond of dates, true. They do not respond to the human voice, false. They are small birds, false. They are friendly birds, false. Why George fond of cacas? They always call them and feed them the dates daily. It shows that he was fond of cacas. तो ये जब वो साइरल ने जोग्राफ़ी क्यों स्टडी की, तो वो चाहता था कि वो परिंदों का एक्सपर्ट बने, परिंदों के ऊपर तहकीक करे, जो नापैद हो रहे हैं उनको बचाए, तो इसलिए वो उसने जोग्राफ़ी स्टडी करना शुरू की। आगे कुछ स्टेटमेंट हैं तो वो ट्रू और फॉल्स हैं। उसके बाद जो चार्ज है वो आपको कैसे पता चलता है कि वाज दी क्या वो वाकई उनका शदाई था? तो यकीनन वो उनको रोज़ बुलाता था, उनको डेट्स खजूरें खिलाता था, इसलिए लगता है कि वो उनका शौकीन था और उनको पालने का उनको बचाने का भी शौक रखता था। The reason the narrator had to keep feeding the dates of cacas that was perched on his head because if he did not feed the birds they might cut her ear. What was the edge of the roof? What on the edge of the roof the cacas walked continuously because he want to come down and want to eat the dates. While on the edge of the roof the cacas walked continuously because they knew that humans are harmless and willing to give them good food. तो ये जो कुछ परिंदे हैं जिन पे जो वो उनको खजूरें खिलाई जाती हैं, उनको बुलाया जाता है, तो अगर वो सिर पर आकर बैठ जाते हैं, अगर उन्हें खजूर ना दे तो वो फिर जो है वो अपनी चोंच से यानी नरमी से काटते हैं और वो मांगते हैं। तो वो जो काकास जो परिंदा था वो छत के ऊपर लगातार क्यों घूम रहा था? तो लगातार इससे घूम रहा था कि वो नीचे आकर खजूरें खाए, जबकि वहाँ पे बंदे चुके जो उनको रोज़ाना खिलाने वाला था, उसके अलावा भी कुछ लोग मौजूद थे, तो वो डर रहे थे नीचे आने से। और उसके अलावा जो है वो क्यों लगातार चल रहे थे? तो उसकी वजह ये थी कि उन्हें पता था कि ये जो इंसान है ये नुकसान नहीं पहुँचाते, ये उन्हें खाना देंगे। द बेबीज बर्ड was too weak, timid, excited to come down. They liked the food they are fed.
Do you think the writer description of Kakas is humorous? Pick out the two examples to support your answer. Yes, it is humorous. Number one, the coming of birds of calling and birds coming down to the roof and food table. What is the narrator's suggestion in these lines? Yes, it is very nice and to feed the animals and feed them. तो जो परिंदा था वो क्यों हिचकिचा रहा था, डरा हुआ क्यों था? वो इसलिए कि वो थोड़ा फासले पर रह कर खुराक खाना चाहता था। तो ये जो इसमें कौन सी उमरस डिस्क्रिप्शन है, तो हमें अजीब लगता है कि ये परिंदों को बुलाते हैं तो वो आते हैं और वो फूड टेबल पे खाते हैं। तो ये कुछ अजीब सी स्टेटमेंट्स हैं। और नरेटर की सजेशन क्या है? तो सजेशन ये है कि हमें जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें खाना खिलाना चाहिए। हु इज स्पीकिंग इन द लाइन्स ऑफ द पोएम? द पोएट हिमसेल्फ स्पीक्स इन द लाइन ऑफ द पोएम्स एज द पोएट कैन इमेजिन द एरोप्लेन and birds the same. Describe the size of the mechanical bird. The mechanical bird, the bird is giant, very big, and size absurd, weird, and sprawled. The mechanical bird does not sing because it is not a real bird. True. What song does the mechanical bird makes? Are they pleasant? No, the mechanical birds make the noisy sounds which remains very harmful to listen. तो ये जो है वो नज़म में कौन बात कर रहा है? तो वो राइटर ख़ुद कर रहा है। मैकेनिकल बर्ड जो जहाज़ है उसको मैकेनिकल परिंदा कहा गया है। तो वो उसकी साइज़ जो वो बड़ा अजीब सा हो, यानी बहुत बड़ा था। और मैकेनिकल बर्ड जो है वो क्या, यानी वो बर्ड्स डोंट सिंग क्यों नहीं कर रहा था, तो गीत क्यों नहीं गा रहा था? तो चूँकि वो असल परिंदा नहीं था इसलिए नहीं गा रहा था। और क्या जो मैकेनिकल बर्ड है, जो जहाज़ है, उसकी साउंड या आवाज़ जो है वो प्लेजेंट थी? तो नहीं, उसकी आवाज़ शोर वाली थी और वो प्लेजेंट नहीं थी। What did the birds feel? Sorry for the mechanical birds because they have no freedom to move in their own will. They are not free, so the real birds feel sorry for them. क्योंकि वो आज़ाद नहीं थे, जहाज जो परिंदों की तरह उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनके लिए सॉरी फील करते थे। Why do you think the mechanical birds like the purpose of listening? The pilot controls the bird in the air and he controls it by use of different buttons knobs. तो चूँकि उसको बटन नॉब से कंट्रोल किया जाता है इसलिए वो आज़ाद नहीं था। Which of the following words can be used to describe the attitude of little bird to the mechanical bird? तो हरज से देखता है, वो नफ़रत से देखता है, जेलसी से देखता है। तो ये उसके अल्फाज हैं जिनसे हम कर सकते हैं, अब यानी उसको बयान कर सकते हैं। SST, what is difference between food crops and cash crops? The food crops are those crops which are used as food as rice, wheat, etc. And the cash crops are those by which we earn exports as cotton. What is the difference between mines and the quarries? What is the difference between mines and quarries? The mines are dug places to take out the minerals from the earth, from the earth. Name some metallic, non-metallic and natural energy resources. तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आगे होगा। तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, यानी वो क्रॉप्स जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं वो फूड क्रॉप्स कहलाती हैं, जबकि ऐसी क्रॉप्स जो खाने में खुराक में इस्तेमाल नहीं होती हैं बल्कि उसके अलावा दीगर अशिया बनाने में इस्तेमाल होती हैं, उन्हें कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो माइंस एंड क्यूरीज, तो माइंस जो है वो यानी उनको ज़मीन को खुदाई करके जो मिनरल निकाली जाती हैं उन्हें माइंस कहते हैं। नेम्स ऑफ मेटलिक, नॉन मेटलिक एंड नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये सवाल पीछे भी था, दोबारा आ गया है। Metallic minerals gold, silver, zinc and copper. Non-metallic minerals coal, oil and gypsum. Natural energy sources coal, gas are natural energy sources. What are minerals and other natural resources? Important लिखा हुआ important for the country. Minerals are used in the factories and produce the elements of daily use, and natural resources are also used to run the इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो मेटलिक और नॉन मेटलिक, धाती जो होते हैं और गैर धाती, तो कुछ ऐसी अशियाएँ जो धाती हैं जिनमें गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, ये जिंक तो नहीं है, तो जिंक है, और उसके अलावा कॉपर है। तो ये धाती हैं, ये मेटलिक हैं। और नॉन मेटलिक में जो वो कोल, गैस और दूसरे जो नेचुरल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे सूरज है और उसकी एनर्जी है, हवा है उसकी एनर्जी है, पानी है उसकी एनर्जी है। तो वाई आर दी मिनरल्स इंपॉर्टेंट? तो मिनरल्स जो है ये जो मादनियात होती हैं ये फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं, इनसे अशिया प्रोड्यूस की जाती हैं, ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए अशिया बनाई जाती हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज जो वो भी किसी मुल्क की माशियत को चलाने के लिए और किसी माशियत में बड़ा अहम किरदार रखते हैं और उनका बड़ा अहम मुकाम होता है।
What are the natural energy deposits important? Why are the natural energy resources deposit important है? IN लिखा हुआ important for the developing countries like Pakistan. Natural gas is a basic energy source. For Pakistan, it helps to run factories, houses, household use and power plants. Why city is known as a fruit basket, and why Quetta is known as a fruit. Which city is known as fruit basket, and why the Quetta is known as fruit basket? As there are found all kinds of fruits and the most fruits producing city of पाकिस्तान. तो फिर पाकिस्तान के आगे ये कि IST है तो आई लिखा हुआ ही नहीं है पाकिस्तान. विच अर्बन सेंटर अब पाकिस्तान इस कोस्टल सिटी, तो ये सेंटर है. CENTER लिखा हुआ है, स्पेलिंग भी तो कर लेने. कराची इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ आल्सो द कोस्टल सिटी ऑफ पाकिस्तान. तो नेचुरल एनर्जी के डिपॉजिट्स जो हैं वो कौन से हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए क्यों हैं? तो सबसे जो बेहतरीन नेचुरल एनर्जी सोर्स है वो हमारी नेचुरल गैस है, और उसके अलावा जो तेल है और दीगर वो है. तो ये बेसिक एनर्जी सोर्स है पाकिस्तान के लिए. ये फैक्ट्रियों चलाने के लिए, घरों को चलाने के लिए और दीगर पावर प्लांट चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. इसलिए ये बहुत अहमियत रखते हैं, ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है उसके लिए. तो विच सिटी इज़ नोन एज फ्रूट बास्केट. तो फ्रूट बास्केट जो है वो यानी कोयटा में बहुत ज़्यादा फ्रूट पैदा, हर किस्म का फ्रूट पैदा होता है, हर किस्म का फ्रूट जो है वो वहाँ पे मौजूद है. इसलिए उसको कोयटा को फ्रूट बास्केट कहते हैं. और ये सबसे ज़्यादा फ्रूट पैदा करने वाला शहर है पाकिस्तान का. पाकिस्तान की स्पेलिंग गलती KIS. उसके बाद कोस्टल सिटी कौन सी है? और अर्बन सेंटर तो जो कराची है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड अर्बन सेंटर ऑफ पाकिस्तान है. पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो शहर है वो कराची है. और इसके अलावा ये चूँकि साहिल समुंदर पर वाक़ है इसलिए इसको कोस्टल सिटी भी कहते हैं और इसको अर्बन सेंटर भी कहते हैं. तो ये दोनों खूबियाँ जो है जिस शहर में मौजूद है वो कराची है. और फ्रूट बास्केट जो है वो यानी सबसे ज़्यादा फ्रूट कोयटा में पैदा होते हैं. और इसके अलावा नेचुरल एनर्जी की जो सबसे बड़ा सोर्स है वो नेचुरल गैस है. विच पावर प्लांट प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी? थर्मल प्लांट्स. पावर प्लांट्स आर द प्लांट्स विच आर रन बाय द पोटेंशियल लिखा हो POTENTI potential energy of water. These power plants create clean power and has no pollution at all. What is gratitude? Following the rules and etiquettes at public places keep us safe and keep the place clean. तो ग्रेटिट्यूड का तो ये आंसर नहीं है लेकिन ठीक है. तो write down the advantages of the following proper rules of etiquette in public places. Schools are public places as there are so many students at that learned here and learn. तो ये क्वेश्चन से कुछ रेलिवेंट आंसर नहीं है. बहरहाल ये चूँकि एनर्जी जो है वो सबसे साफ़ सुथरी एनर्जी जो वो थर्मल पावर प्लांट में पैदा होती है. ये पानी की जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करते हुए और पीछे डैम बनाकर जो पानी की बहाव है उसके ज़रिए बिजली पैदा की जाती है तो उसे थर्मल पावर कहते हैं. तो यहाँ पे पोल्यूशन जो है वो बिल्कुल कम होती है पोल्यूशन. तो इसलिए जो है ये क्लीन एनर्जी का ज़रिया है. उसके बाद जो ग्रेटिट्यूड असास शक्र होता है. तो फॉलोइंग द रूल्स एंड एटिकेट एट पब्लिक प्लेसेस जो है ये आपके एटिकेट भी हैं. और ग्रेटिट्यूड ये है कि आप जो है वो जो मुल्क आपको जो सहूलतें जो ज़रूरियात आपकी पूरी कर रहा है तो आप उस पर उसके रूल्स को फॉलो करेंगे, ग्रेटिट्यूड है. उसके बाद जो है वो पब्लिक प्लेस कौन सी है? तो स्कूल जो है सबसे बड़ी पब्लिक प्लेस है. तो यहाँ पे जो है ना सवाल तो इस तरह से है कि एटिकेट को पब्लिक प्लेस पे फॉलो करने का प्रॉपर फॉलोइंग उसका क्या यानी एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है? तो अगर हम पब्लिक प्लेस के ऊपर एटिकेट को रूल्स को फॉलो करेंगे तो लोग जो है वो हमारी जो यानी शहरी ज़िंदगी है या देहाती ज़िंदगी है उसमें खूबसूरती आएगी और सुकून आएगा. और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने से दूसरों की जो ज़िंदगी है, दूसरों की जो ज़िंदगी हैं, दूसरों की जो प्रॉपर्टी है, दूसरों की जो लाइफ है और दूसरों की जो ज़रूरियात है वो अच्छे अंदाज में पूरी होती हैं. तो इसका एडवांटेज ये है कि हमें हर जगह पे रूल्स रेगुलेशन को, कवानीन को जो हमें पाबंदी करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग हमारी जो वो दूसरे लोगों को हमारी वजह से किसी किस्म की नुकसान या परेशानी का सामना ना हो. हाउ आर स्कूल्स एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अ डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक प्लेस. काइंड है D लिखा हुआ नहीं है. स्पीक द ट्रूथ.
रिस्पेक्ट एल्डर्स, ओबे द रूल्स, कीप द सराउंडिंग क्लीन्स। तो ये जो पिछला क्वेश्चन है जिसमें ये सवाल पूछा गया है कि राइट डाउन द पब्लिक प्लेस देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, ये सवाल इसका है। और इसका जवाब जो है वो स्कूल जो है इस तरह से डिफरेंट हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो पब्लिक प्लेस है और यहाँ पर लोग स्टूडेंट जो है वो तालीम हासिल करते हैं, ये डिफरेंस है। और अब जो है वो हाउ आर स्कूल्स एंड एजुकेशन, ये उसका क्वेश्चन आंसर है। और उसके जो पहला क्वेश्चन है फॉलोइंग द एटिकेट्स, तो राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ फॉलोइंग एटिकेट्स, तो इसके लिए जो है वो स्पीक द ट्रूथ, ही एटिकेट है जो हमें फॉलो करने चाहिए। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, दूसरों को ओबे द रूल्स एंड कीप द सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। और इनके एटिकेट जो हमारे अंदर होने चाहिए। अनविलिंगनेस टू कोऑपरेट, आर्ग्यूइंग एंड ब्रेकिंग रूल्स वाई आर कंसिडर्ड बैड बिहेवियर्स, तो अनविलिंगनेस यानी विलिंग होके अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से जो है ना विलिंगली काम करना, जो है वो अगर वो आप में खूबी नहीं है कोऑपरेट करने के लिए किसी मामले में, और बहस मुबासा करना, लड़ाई झगड़ा करना, रूल को तोड़ना, तो इसको बुरे बिहेवियर क्यों समझा जाता है? बिकॉज दीज क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस एंड अनईजीनेस अमंग द पीपल, तो इनकी वजह से लोगों में डिस्टर्बेंस पैदा होती है और लोगों में जो वो अनईजीनेस पैदा होती है, लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं। तो इस वजह से ये बैड बिहेवियर जो वो तस्वर किए जाते हैं। व्हाट इज़ टीम एंड व्हाट डज इट डू? टीम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल हैविंग सेम इंटरेस्ट, दे आर टेक पार्ट इन द एक्टिविटी विद द सेम एम एंड ऑब्जेक्टिव। तो टीम क्या होती है? जब कुछ लोगों के ख़ास एक जैसे इंटरेस्ट हों, एक जैसे अंदाज में वो काम करें, उनका एक ही मकसद हो, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव हो, उनका एक ही जो है वो किसी मिसाल के तौर पर अगर आप हॉकी की टीम ले रहे हैं तो वहाँ पे जो है हॉकी खेलना उनका मकसद होता है, उनका ऑब्जेक्टिव खेल के जीतना होता है। इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे जो टीमें बनाई जाती हैं तो वो सारी जो है वो ये कहलाते हैं, इस यानी टीम, इसे टीम कहते हैं। तो टीम वो होती है जहाँ पे एक तरह की एक्टिविटीज़ और एक तरह के ऑब्जेक्टिव होती है। ठीक, तो ये जो अनविलिंगनेस है, आर्ग्यूइंग है, तो इससे डिस्टर्बेंस पैदा होती है, हमें इससे बचना चाहिए। तो हमें सच बोलना चाहिए और इस ये इससे हमें बहुत अच्छे अच्छे लेसन हैं तो हमें फॉलो करने चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम को व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ टीम मेंबर, तो जो टीम मेंबर है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उसकी क्या खूबियाँ हैं। तो किसी भी टीम मेंबर को जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑलवेज विलिंग होना चाहिए, दे शुड हैव पेशेंस एंड टॉलरेंस, तो उसमें तहम्मुल होना चाहिए और बर्दाश्त होनी चाहिए। तो ऑनेस्ट होना, ईमानतदार, अमानत, सच्चा होना, मेहनती होना और हमेशा विलिंग होना किसी काम को करने के लिए, ये किसी भी इंसान की जो है खूबियाँ हैं। व्हाट शुड डू एज ए टीम मेंबर, हमें टीम के मेंबर के तौर पर क्या करना चाहिए? तो हमें टीम के मेंबर के तौर पर जो हमें जो है टीम है उसमें हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और रूल्स को और अपने लीडर को ओबे करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए और एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। व्हाट इज़ नेशनल एंथम, तो कौमी तराना क्या है? द स्पेशल लिरिकल सॉन्ग पाक सरजमीन शादबाद इज़ नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम आप पाकिस्तान, तो ये नेशनल के ए अलग हो गए, साथ जोड़ के लिखना है। तो नेशनल एंथम की कौमी तराना क्या है? तो हम जानते हैं कि पाक सरजमीन शादबाद किश्वर हसीन शादबाद तू निशानी अज़म आलिशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ी यकीन शादबाद, ये जो है ये हमारे लिरिक्स हैं, बोल हैं हमारे कौमी तराने के। तो इसको जो कौमी तराना है उसको नेशनल एंथम कहते हैं। नेम द कंपोज़र एंड राइटर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, तो नेशनल एंथम जो है वो किसने लिखा है, इसका कंपोज़र कौन है और इसका राइटर कौन है? द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज कंपोज बाय अहमद जी 1950। तो 1950 में जो है वो नेशनल एंथम लिखा गया था। तो इसके कंपोज़र और राइटर जो नेशनल एंथम के उनके नाम पूछे गए हैं। इज़ इन व्हाट ईयर डिड पाकिस्तान फॉर्मली अडॉप्टेड इट्स एंथम, तो हमारा जो कौमी तराना है वो कौन सा सन है जिसमें पाकिस्तान ने अपना कौमी तराना तरतीब दिया था और इसको जो बतौर कौमी तराना शामिल किया गया था? द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान फॉर्मली अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम इन 1954, तो 1947 में पाकिस्तान बना था और 1954 में जो है वो कौमी तराना जो है वो हमारा उसको बतौर कौमी तराना पाक सरजमीन शादबाद को बतौर कौमी तराना अपनाया गया। व्हाट लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन द लिरिक ऑफ आवर नेशनल एंथम, तो हमारा जो नेशनल एंथम है उसमें किस किस्म की ज़बान, कौन सी ज़बान इस्तेमाल हुई है? द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान द मोस्ट
वर्ड ऑफ द वर्ड आर यूज फ्राम पर्शियन, तो इसमें ज़्यादातर जो अल्फाज हैं वो फ़ारसी ज़बान के हैं। तो इस तरह से जो वो पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो 1954 में बतौर कौमी तराना जो है वो उसको अपनाया गया, और नेशनल एंथम की जो लिरिक्स हैं वो पाकिस्तान की जो ना नेशनल एंथम की जो वर्ड हैं इसमें ज़्यादातर अल्फाज जो है वो फ़ारसी के हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जो इनको अपने जहन में रखते हुए इनको अच्छे अंदाज में पढ़ना और सीखना।